प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो यूपीपी और अदर एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारा दूसरा हमने पहला चैप्टर किया था, उसमें भाषा से संबंधित था, और ये हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा इसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भाषा की मूल इकाई क्या है। हम आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 में, कांस्टेबल 2018 में ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आए हुए शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चन पूछ भी रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई पूछ रहा है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। भाषा की जो मूल इकाई होती है वह ध्वनि होती है। इसके बारे में देख लेते हैं ध्वनि के बारे में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण या फिर ध्वनि होती है। और अगर भाषा के सार्थक इकाई की बात करें तो सबसे बड़ी वाक्य होती है। जैसे एक वाक्य हो गया, फिर वाक्य से इससे छोटी जो होती है वह उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी पदबंध होती है, और पदबंध से छोटी पद होती है। और पद के बाद जो होता है वह अक्षर होती है। और अक्षर के बाद ध्वनि या वर्ण होती है। आपको पता है कि एक अक्षर में करीब स्वर और व्यंजन दोनों से मिलके अक्षर का निर्माण होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो स्वर अलग हो जाएगा, व्यंजन अलग हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो होगा वह सबसे छोटी इकाई जो होगी वह ध्वनि या वर्ण होती है। मूल इकाई इसी को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह भी वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण कहलाती है। बात कर ले वर्ण या ध्वनि की, तो देखिए कंफ्यूज ना होना, वर्ण या फिर ध्वनि दोनों एक ही बात है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें अगर अयोगवा शामिल हो जाएं तो अयोगवा अ और अहाँ, ये दोनों को अयोगवा कहा जाता है। अ और अहाँ इन दोनों को अयोगवा कहा जाता है। द्विगुण की बात करें तो ड़ और ढ, इसको ध्यान रखिएगा, ड़ और ढ को द्विगुण कहा जाता है। संयुक्त वर्ण की बात करें या संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ तथा स्र, ये तीनों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब जैसे पूछ लेगा कि संयुक्त व्यंजन में छ किससे बना हुआ है, तो ये आधा क और प्लस स से बनता है। इसी प्रकार बात करें त्र की तो आधा त और प्लस र से बनता है। इसी प्रकार ज्ञ की तो ज आधा ज प्लस इया से बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कितने हैं। तो वर्णों के देखिए भेद जो होते हैं वह दो होते हैं। एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है हमारा और एक व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। देखिए अ, ई, अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनको मिला के कुल 11 स्वर होते हैं। व्यंजनों की अगर बात करें तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो होता है वह क से म तक होता है। टोटल 25 वर्ण होते हैं, इसमें 25 वर्ण होते हैं। देखिए क वर्ग में जो होता है वह क से अंग तक आएगा, च वर्ग में च से य तक, ट वर्ग में ट से ड़ तक, और त वर्ग में त से न तक, प वर्ग में प से म तक। देखिए इसको बोलने का जो होता है ये कंठ से बोला जाता है। च वर्ग ये तालु से बोला जाता है, और ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, और त वर्ग जो होता है ये दंत से बोला जाता है। प वर्ग जो होता है ओठ से बोला जाता है। प फ ब इसमें ओठ का काम होता है, इसलिए ये ओठ से बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको के, इसको टी, इसको यम, इसको डी और इसको ओ। के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धा, ती से दंत और
ओट्स का ओ से ओट्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट है KTM2, KTM2, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व, प्यारे बच्चे ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन की बात करें तो स, ख, स, ह, ये चारों उष्म व्यंजन होते हैं, 4-4 वर्ण होते हैं। 25 4 29, 29 4 33 हो गया, हमारा टोटल कितना हो गया, 33 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स का उच्चारण स्थान। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तालु। स का उच्चारण स्थान देखिए तालु होता है। देखिए इसमें बताया है कि तालु में जो होता है वह छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग पूरा आता है, इसके बाद य और स, ये तालु होते हैं। कंठ की बात करें तो अभी हमने बताया क वर्ग पूरा रहेगा और इसमें ह आएगा, अ और आ और अहा, ये आएगा कंठ में। दंत की बात करें तो त वर्ग आएगा, ल और स आएगा। मूर्धा की बात करें तो री आएगा, ट वर्ग आएगा, र आएगा और स आएगा, खड़कोड़ वाला स। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसमें से कोई एक पूछ लेगा। ये तो सबको पता रहता है कि कंठ वर्ग है, और ये एक मिनट, ये मूर्धा में जो होता है ये ट वर्ग आता है, लेकिन र और स नहीं मालूम रहता है। ऋषि भी आता है। दंत वर्ग में त वर्ग तो आता है, ल और स आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं होता। देखिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभूमि। मातृ में जो त्रि लगा है ये री से ऋषि का लगा हुआ है, री से ऋषि का लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी इसमें त्र में त और र है, तो इसमें भी र आ गया। क्र में क आधा क है और र है, इसमें भी र आ गया। इसमें भी उड़ंतुआ वो जो ऊपर वाला र होता है ये है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसको व्याख्या किया है, देख लीजिएगा किस तरह से किया हुआ है। इसमें देखिए री का प्रयोग हुआ है, इसमें र का है, इसमें र का है और इसमें भी र का है, इसलिए ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभूमि। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो नासिका द्वारा देखिए ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। जो प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर होता है वही नासिका द्वारा उच्चारित होता है। देखिए इसमें कहा भी है ड़ व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, अंग, य, ड़, न और म, ये 4-5 अंतिम अक्षर होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क देखिए ये स्वर रहित हो गया, हलंत लग गया, और स मिल गया तो ये व्यंजन स्वर सहित हो गया, इसमें स आधा स और अ है, इसको जब करेंगे तो ये छ बन जाएगा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयुक्ताक्षर कहलाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सा होता है, तो अभी हमने बताया श जो होता है वह तालव्य ध्वनि, ट वर्ग जो होता है यह मूर्धा होता है, प वर्ग ओठ से होता है, क वर्ग कंठ से होता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा श। श जो होता है वह तालव्य ध्वनि होता है। इसको हमने अभी व्याख्या करके बताया, देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए एक होता है सघोष और एक होता है अघोष, इसको याद रखिएगा। सघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात 345। और अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, क और ख, ये अघोष हो जाएगा। ग, घ, अंग, ये जो होता है ये सघोष होता है। इससे अघोष की संख्या, देखिए अघोष पूछा है तो अघोष इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क हो जाएगा। क क्या है हमारा, अघोष है, तो ऑप्शन ए। देखिए इसमें दिया हुआ है अघोष वर्ण उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, साथ में स श श, तीनों स जो होता है ये सघोष में आता है, अघोष में आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों स जो होता है ये अघोष में आता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है यह सघोष होता है, अभी हमने बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछ लेगा ऐ जो होता है इसके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ तालु। देखिए ऐ बनता किससे है? ई और अ से, सॉरी एक मिनट, अ और ई से मिलके ए बनता है। तो अ जो है ये कंठ से होता है, ई जो होता है ये तालु से होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ और दिया है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओट्स की सहायता से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें तो हम स्वर कहते हैं। देखिए इसमें कहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहा जाता है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहा जाता है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान, और खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनने के लिए कहा है। तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वह ट वर्ग का चौथा है। देखिए ट ठ ड ढ, ढ वर्ग जो है वह ट वर्ग का चौथा है, मूर्धन्य में आता है। ये किस में आता है? तो मूर्धन्य में आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, और व्यंजन 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का अक्षर कौन सा अक्षर पुल्लिंग है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई और बड़ी ई। वर्णमाला का छोटी ई और बड़ी ई अक्षर पुल्लिंग होता है, अन्य सभी अक्षर से पुल्लिंग से बनेंगे। सॉरी, इसमें पूछा है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है, तो नहीं है में उत्तर हो जाएगा ई और ई। ये जो होता है ये पुल्लिंग नहीं होता है, अन्य सभी अक्षरों से पुल्लिंग बनेंगे। जैसे सूची, मौनी, मांडवी, इसमें छोटी ई आता है, तो ये क्या होता है? ये पुल्लिंग नहीं होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए है, हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है, और यही अभी जो पेपर हुआ है जो रद्द हो गया उसमें भी इसी लेवल के क्वेश्चन उठाया है, इसलिए हमें बहुत डीप नहीं जाना है, इसी को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो देखिए च वर्ग ध्वनियाँ जो होती हैं वह अभी हमने बताया कि वह तालब में आती है, के टी एम, टी से तालव्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इसको मिलके क्या बनेगा? तो द और अ से द पूरा बन गया, क और स से अभी हमने बनाया छ बनता है, और इसमें स को भी तोड़ा है। देखिए स को स और अ में तोड़ा है, तो इससे स हो गया और क को छ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्ष। क्या हो जाएगा? दक्ष। देखिए इन दोनों से द मिल जाएगा और इनसे छ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो अभी हमने बताया कि उसे व्यंजन कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का। जैसे हम ये ऐसे लिखते हैं तो इसको हलंत लगा देंगे, तो इसमें स्वर नहीं है, और जब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? छ बन जाएगा। जैसे च है, च को हलंत लगा दिए तो इसमें स्वर नहीं है, जब इसमें अ जोड़ देंगे तो ये टोटल च हो जाएगा पूर्ण रूप से, इसलिए इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है स्वर रहित दिखने के लिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क में तोड़ा है, म में भी हलंत है, ल में भी हलंत, इसमें अ जुड़ा है, इसमें भी, तो ये जब दोनों स्वर रहित स्वर से मिलता है तो ये पूरी तरह से क का निर्माण होता है, इससे म का होता है और इससे ल का होता है, माने सभी अक्षरों में अ की अ स्वर पाया जाता है।
20 का क्या होगा कि कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का उपयोग अभी हमने बताया था कि री से ऋषि जिसका नीचे होगा वही होगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसमें भी रह है, ऊपर वाले में क्रिया में भी, इसमें भी रह है, तो री की वृष्टि में है। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर होगा तद्भव। तद्भव तत्सम से हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।